नहीं, ये तो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा हो गया। बल्कि जो मेंस में मैंने आंसर की चेक करी थी कि कितने मार्क्स आ सकते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा हो गया ये तो। आपने डेली कितने आवर्स पढ़े थे? शुरू में तो जब मतलब पेपर पास नहीं होता था तो 8 घंटे के आसपास हो जाता था, और जब पेपर पास हो जाता तो 10 घंटे के। ये होता है कि IBPS PYQ रिलीज़ नहीं करता है, तो उसमें मेरे को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब मैंने देखा कि मेरे तो सारे स्टेजेस जनरल से हो गए हैं और AIR 1 आ गए हैं। मेरी मेजर मिस्टेक प्रीलिम्स में थी, मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए। तो जो भी डिस्ट्रैक्शन अगर आप हटा सको तो हटा दो, जैसे कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ तो डिस्ट्रैक्शन मैंने हटा दी। हाय, दिस इज भाग्यश्री एंड वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है निकिता, who has secured all India rank 1 in IBPS SOIT. She achieved a maximum combined score of 80.40 and her scorecard will be displayed here. Hi Nikita, welcome and congratulations. Thank you. So let's go back to your result day. How did you feel? What was your first reaction when you first saw the result? जिस दिन रिजल्ट आया, पहले तो मैं सेलेक्ट हो गई थी, यही मेरे लिए मतलब बहुत खुशी की बात थी। मैंने मार्क्स का इतना नहीं देखा कि मतलब मार्क्स कितने आए मेरे को बस ये था कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। उसके बाद मैंने अपने जैसे मार्क्स शेयर करे दोस्तों वगैरह के साथ, तो उन्होंने मुझे बताया कि हाईएस्ट मार्क्स तेरे हैं। तो उसके बाद मेरे को लगा अरे ये तो मैंने मतलब मैं तो ये भी नहीं सोच सकती थी कि मैं तो इसके बारे में ओवर थिंक करती थी कि मैं सेलेक्ट होंगी कि नहीं होंगी, बट आई गॉट हाईएस्ट मार्क्स, तो आई वाज वेरी हैप्पी। ऑफ कोर्स यू आर वेरी हैप्पी। सो आपके फैमिली का रिएक्शन कैसा था? मेरी मम्मी तो बोल रही थी कि मेरे को तेरे पे इतना कॉन्फिडेंस था कि तेरी टॉप रैंक में ही आएगी, तो कोई बड़ी बात नहीं लगी उन्हें कि मुझे इतना विश्वास था तुझ पे कि हो जाएगा तेरा अच्छे से। एग्जाम प्रिपरेशन की तरफ जाने से पहले लेट्स नो अबाउट योर फैमिली एंड योर एजुकेशन बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग। तो मैंने NIT कुरुक्षेत्र से बीटेक करा है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 2019 टू 2023 बैच में। ओके। एंड मेरी फैमिली में मम्मी पापा और भाई हैं। मेरे पापा फार्मर हैं, मम्मी हाउसवाइफ है। ओके, सो आपने NIT से इंजीनियरिंग की है, तो व्हाई डिड यू चूज IBPS SO? मुझे थोड़ा जॉब स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी चाहिए थी अपनी लाइफ में, और मार्केट की कंडीशंस को देखते हुए कितने ले ऑफ हो रहे थे, तो आई थॉट आई शुड अपियर फॉर IBPS SOIT। और उसमें वर्क लाइफ बैलेंस का भी एक पार्ट रहता है कि कॉर्पोरेट में थोड़ा रहता है कि आपको ज़्यादा वर्किंग आवर्स होते हैं, बट इसमें वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा रहता है। सो डू यू रिमेंबर योर स्कोर्स फॉर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यूज? या इन प्रीलिम्स में टोटल स्कोर मेरा 67 आया था, इंग्लिश में 23.38, रीजनिंग में 22 एंड मैथ्स में 21। इन मेंस आई स्कोर्ड 48.75 आउट ऑफ 60। इन इंटरव्यू आई गॉट 15.4। ओके, तो क्या आपने ये एक्सपेक्ट किया था या आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो गया? नहीं, ये तो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा हो गया। बल्कि जो मेंस में मैंने आंसर की चेक करी थी कि कितने मार्क्स आ सकते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा हो गया ये तो। और ऐसे ही इंटरव्यू में मेरे को लग रहा था कि अगर पासिंग मार्क्स जो 8 होते हैं मेरे को वो भी मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया था मेरा एक्सपेक्टेशन। ग्रेट। सो प्रिपरेशन, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की तरफ जाते हैं। हाउ डिड यू प्रिपेयर और प्लान आउट योर प्रीलिम्स? प्रीलिम्स में इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन की मेरे को रिक्वायरमेंट थी नहीं, बिकॉज मेरा थोड़ा सा मैथमेटिकल माइंडसेट है, थोड़ा मतलब इंटरेस्ट है मेरा मैथ में ज़्यादा, और इंग्लिश में मेरी स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे को एक बार ये था कि एक बार मैं एक मॉक दे के देख लेती हूँ, वेयर डू आई स्टैंड, मैं कितना स्कोर करती हूँ उसमें। तो मैंने एक मॉक दिया था, उसमें आई वॉज गेटिंग अराउंड 65 और समथिंग लाइक दैट। तो मेरे को था हो गया ये, मतलब अब मेरे को बस अपना MCQ प्रैक्टिस पे और जो बैंक स्पेसिफिक कुछ टॉपिक्स होते हैं उन पे फोकस करना चाहिए। तो मैंने सिर्फ एक मॉक के बाद ये अपना MCQ प्रैक्टिस से किया था, ज़्यादा मेरे को प्रीलिम्स में प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ी नहीं थी। ओके, सो आपने डेली रूटीन कैसे सेट किया था, कैसे प्लान आउट किया था आपका होल डे? डेली में मैं सुबह तो जो थ्योरी पार्ट होता है, जो किसी भी जैसे मैथ्स में, रीजनिंग में जो भी आपको ट्रिक्स वगैरह, शॉर्ट ट्रिक्स ये सब होता है, वो सब रिवाइज करती थी सुबह बैठ के टॉपिक वाइज। शाम में मैं उसके ही MCQ प्रैक्टिस कर लेती थी। So when did Olive Board come into your preparation? ऑलिव बोर्ड शुरू से ही मैं कोई भी प्रीलिम्स वगैरह की स्ट्रैटेजी हो गई, सिलेबस पॉइंट हो गया, या कुछ भी चीज़ मेंटरशिप वगैरह से रिलेटेड था, उसके लिए ही ऑलिव बोर्ड यूट्यूब से मैं हमेशा से रेफर करती रही हूँ शुरू से। ज़्यादा मैंने मेंस के टाइम पे रेफर किया था इसको। जैसे कि आपने मेंस की बात की, तो मेंस की प्रिपरेशन के बारे में आप जानते हैं कि आपने कैसे प्लान आउट किया, कैसे आपकी स्ट्रैटेजीज थी? तो मेंस में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा डीपली आपको रिक्वायर्ड होते हैं IBPS में, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जो कंप्यूटर साइंस के। और कुछ होते हैं जैसे बिग डेटा, AI, मशीन लर्निंग, वो आपको सिर्फ थोड़ा आपको उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए।
तो जो मैंने अपना हर सब्जेक्ट्स को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लिया था। एक जो डीपली मेरे को करना है, एक जो मेरे को ऊपर-ऊपर से मतलब थोड़ा बेसिक पॉइंट्स देखने हैं जिसके। तो जो सेक्शन ए वाले थे उसमें मैं प्रॉपर अपना डीप वाले जो अपनी ग्रेजुएशन वगैरह से नोट्स थे प्रॉपर वहाँ से पढ़ा, उनके शॉर्ट नोट्स बनाए, उनके पीवाईक्यू वगैरह रेफर करे। और जो ये दूसरे वाले थे इनमें यूट्यूब की प्लेलिस्ट वगैरह से नॉर्मल अपने बेसिक पॉइंट्स या फिर चैट जीपीटी या गूगल वगैरह से गूगल करके बेसिक पॉइंट्स मैंने अपने नोट्स बना लिए थे। ओके, सो आपके अपने डेली कितने आवर्स पढ़े थे? शुरू में तो जब मतलब पेपर पास नहीं होता था तो 8 घंटे के आसपास हो जाता था, और जब पेपर पास आ जाता तो 10 घंटे के आसपास हो जाता। ओके, 10 आवर्स। हाँ। तो ऑलिव बोर्ड अपने वीडियोस देखे थे फॉर द मेंस, Yes. तो हाउ डिड यू लाइक इट? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद ऑलिव बोर्ड? एक्सपीरियंस मेरा तो गो टू था ऑलिव बोर्ड फॉर पीवाईक्यूज, बिकॉज पीवाईक्यू इतने अवेलेबल है नहीं मार्केट में। तो जब पीवाईक्यू के थ्रू ही आप एनालाइज कर सकते हो ना कि आप कितना मेंस उसमें परफॉर्म कर पाओगे। तो ऑलिव बोर्ड जब भी मेरे को पीवाईक्यू के लिए रेफर करना होता तो मैं यही करती थी, ऑलिव बोर्ड की यूट्यूब से ही करती थी, क्योंकि शहबाज सर की कुछ प्लेलिस्ट हैं जिसमें वो जो प्रीवियस सिर्फ आईबीपीएस के नहीं बाकी भी जो कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यूज वगैरह हैं वो सब वो कवर करते हैं, तो मैंने उनको रेफर किया था। जैसे कि आपको पता है कि आईटी के सिलेबस बहुत वास्ट होते हैं फॉर द मेंस, तो हाउ डिड यू प्लान आउट फॉर इट? प्लान में सबसे पहले तो ऑलिव बोर्ड ही आएगा, हाँ, क्योंकि मैंने इसकी मेन स्ट्रैटेजी देखी थी उसमें कि आपको कौन सा, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत छोटे सब्जेक्ट्स भी हैं जो आपको कवर करने रहते हैं। तो मैंने पहले उसकी स्ट्रैटेजी देखी कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जो मेरे को कवर करने हैं, उन सब्जेक्ट्स के अंडर भी क्या क्या टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि सब कुछ आप कवर नहीं कर सकते हो। तो इम्पोर्टेंट मैंने वो किया। उसके बाद मतलब बाइफरकेट करने के बाद एक बाउंड्री सेट करने के बाद कि ये करना है मुझे, उसके बाद फिर मैंने उन सबके नोट्स बनाए प्रॉपर, एक दो रिवीजन उनकी करी, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बना लिए ताकि मैं रिवीजन फास्ट कर सकूं, ताकि मेरा 3-4 रिवीजन आराम से हो जाए, क्योंकि टाइम इतना होता नहीं है। ओके, तो वैसे आपने टाइम मैनेजमेंट भी किया। हाँ, टाइम मैनेजमेंट किया। ओके, ग्रेट। सो इंटरव्यू की तरफ जाते हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत इंटरव्यू से पहले तो बहुत ज्यादा नर्वसनेस थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या होगा, क्या करेंगे, कैसे लोग होंगे, क्या पैनल में भी रूड हो जाएगा, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मैं आंसर ही नहीं कर पाई तो मैं नर्वस, ये सब चल रहा था दिमाग में। लेकिन इंटरव्यू पैनल के सामने जाते ही वो बहुत ही चिल थे। मेरा लास्ट 3rd नंबर था, तो शायद उसकी वजह से भी हो सकता है वो शुरू से हो गए हो कि अब इतना टेक्निकल पूछ लिया, अब थोड़ा आराम से हो जाते हैं। तो वो बहुत ज्यादा ही चिल थे वो लोग, कुछ ऐसी बात नहीं थी, नॉर्मल जैसे कॉन्वर्सेशन होती है नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। ओके, आपके कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे? मेरा सारा इंटरव्यू मेरी हॉबी के अराउंड था। मेरे एंटर करते ही उन्होंने मेरे से हॉबी पूछी थी, विच इज वर्किंग आउट। तो उसके अराउंड ही सारा का सारा मेरा इंटरव्यू गया था। चेयरमैन सर ने बस फिर उस टॉपिक को छोड़ा ही नहीं। मैम थी एक, उन्होंने पूछा था रोल ऑफ आईटी वगैरह, बट बीच में चेयरमैन सर ने उनको वो करके डिस्टर्ब करके दूसरा अपना क्वेश्चन वही वर्कआउट के अराउंड ही पूछ लिया। ओके, सो आपको मतलब इंटरव्यू आपका सेटिस्फैक्टरी? हाँ, काफी सेटिस्फैक्टरी था, बट मेरे को ये था कि कुछ टेक्निकल नहीं पूछा तो क्या पता स्कोर ना दें, मेरे को ये थोड़ा था। ओके, ग्रेट। सो एग्जाम दे की तरफ जाते हैं कि उस दिन आपको कैसा फील हो रहा था जब आप एग्जाम के लिए जा रहे थे, या फिर वो फर्स्ट फीलिंग कैसा होता है? वो एग्जाम से जस्ट पहले तो मैं बहुत ज्यादा ओवरथिंक करती हूँ। मैं तो ये भी सोचती हूँ मेरी आईडी मैच नहीं हुई, ये नहीं, वो सब मैं बहुत ज्यादा चलते रहता है दिमाग में। एग्जाम हॉल में एंट्री के बाद इतना था कि चलो एंट्री में कुछ दिक्कत नहीं, मैं लेट नहीं हुई। उसके बाद मेरे को हुआ कि अब पेपर कैसा आएगा, उसके नर्वसनेस में मेरे हाथ कांप रहे, ये हो रहा है। मैं डीप ब्रेथ एक्सरसाइज अपनी कर रही हूँ आराम से। लेकिन जब एग्जाम पे स्टार्ट हो गया, और एग्जाम से पहले हमारा ये भी था 1 घंटा में पहले बुला लिया था, आसपास में बात करते रहे हम, तो वो थोड़ा सा एग्जाम फियर उससे थोड़ा कम हो गया था कि आसपास वालों से बात करके भी उसने भी मेरे को हेल्प आउट किया, वरना तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती हूँ। फिर उसके बाद जब एग्जाम स्टार्ट हुआ, फिर तो एग्जाम मोड में ही चला जाता है माइंड की अपना सिर्फ अपना एग्जाम करना है, फोकस करना है, जैसे जितना जल्दी हो सके उतना एग्जाम कंप्लीट करना है। ओके, सो आपका अप्रोच कैसा था फॉर द पेपर? मेरा अप्रोच रहता है कि पहले राउंड में तो जो आपको लग रहा है कि पहले देखते ही आप 100% कॉन्फिडेंट हो ये है, उसको मार्क करते जाओ। और जो आपको लग रहा है कि ये कॉन्फिडेंट हूँ बट इसमें टाइम लगेगा अभी सॉल्व करने में, उसको मार्क फॉर रिव्यू करते जाओ। और जो बिल्कुल ये है ना कि आपको आइडिया ही नहीं है इसके बारे में, उसको छोड़ दो। फिर सेकंड राउंड में जो मार्क फॉर रिव्यू है वो सॉल्व करे मैंने। फिर थर्ड में जो मेरे को लगा कि मतलब जो मैंने बिल्कुल छोड़ दिए थे, मार्क फॉर रिव्यू भी नहीं करे थे, वो देखूं कि उसमें से कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। उसके बाद अगर मेरे पास टाइम बचता है, जो मेंस में बचा था मेरे पास, उसमें मैंने अपना जो ऑलरेडी मार्क थे सारे के सारे एक बार के लिए रिवाइज कर लिए थे, ताकि मैंने कोई हड़बड़ाहट में कुछ गलत मार्क ना कर दिया हो। उसके बाद मैंने वो चेक कर लिया था। तो ओवरऑल मैंने 4 राउंड्स ऐसे किए थे। तो एग्जाम हो गए, उसके बाद कैसा था? बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला था मेरे को। ऐसे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हूँ हर चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्ट्रेस लेके बैठ जाती हूँ मैं।
तो सबसे पहले तो ये था कि मेरा माइंड इतने दिनों के बाद फ्री हुआ था, क्योंकि प्रीलिम्स था, फिर मेंस था, इंटरव्यू वगैरह भी था, तो काफ़ी दिनों से मेरा दिमाग सिर्फ स्ट्रेस में ही जा रहा था। ये सब होने के बाद चेक करने से पहले भी, की वगैरह चेक करने से पहले भी एक बार के लिए तो ये था एटलीस्ट एग्ज़ाम तो हो गया, उसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं हुई। So every journey has its own struggles and problems, right? So आपका ऐसा कुछ था? मेरा ऐसे एज़ सच कुछ स्ट्रगल या चैलेंज ऐसे नहीं रहा है, बट ये होता है कि आईबीपीएस पीवाईक्यू रिलीज़ नहीं करता है, तो उसमें मेरे को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी शुरू से रही है, जो भी एग्ज़ाम मैंने दिए हैं, कि एक बार पीवाईक्यू देखो, उसके बाद ही आप एनालाइज़ कर सकते हो कि किस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है, कौन से सब्जेक्ट्स पे आपको फोकस करना है, कौन से टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है। तो वो थोड़ा-सा था, बट वही मैं ऑलिव बोर्ड यूट्यूब था, उन्होंने वो कवर कर रखे थे पीवाईक्यू वगैरह, तो वहाँ से हो गया था मेरा हेल्प उस चीज़ के लिए। Okay. So as you are from EWS category, but you scored the general maximum score, right? So आपको कैसा लगा था? मेरे को तो बहुत अच्छा, ऑब्वियसली अच्छा ही लगेगा। मैं शुरू में जब अप्लाई कर रही थी, तो मैंने जल्दी-जल्दी अपना ईडब्ल्यूएस बनवाया, कि मेरे को ये था कि कहीं मैं जनरल से सेलेक्ट भी ना हूँ, तो मैं क्या पता ईडब्ल्यूएस को थोड़ा हेल्प मिल जाए। बट जब मैंने देखा कि मेरे तो सारे स्टेजेस जनरल से हो गए हैं और एआईआर 1 आ गया है, टू से इट इन दोज़ वर्ड्स, तो कहीं न कहीं मेरे सेल्फ एस्टीम में थोड़ा बूस्ट आया, वरना रहता है कि मैं प्ले डाउन करती हूँ अपने आप को कि होगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो उसके बाद लगा कि नहीं, मेहनत करते हो तो हो जाता है। Okay, so what would you like to say to the aspirants from all the categories? मैं सिर्फ़ इतना बोलूँगी कि कैटेगरी पे ठीक है, कहीं न कहीं हेल्प करता है ये कैटेगरी, बट ज़्यादा फ़ोकस मत करो इस पे, अपना काम करने पे फ़ोकस करो, अपना जो टारगेट्स हैं डेली, उनको कंप्लीट करने पे फ़ोकस करो, और कैटेगरी पे इतना मत करो कि कहीं आप अपने दिमाग में ऐसे बैठा लो कि ओह! आई एम फ्रॉम दिस कैटेगरी, तो थोड़ा बहुत मैं ले डाउन हो सकता हूँ या फिर थोड़ा कम हो तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। जस्ट डू नॉट थिंक अबाउट इट। अपना काम पे फ़ोकस करो, जो-जो आपके डेली टारगेट्स हैं उनको कंप्लीट करते जाओ, मेहनत करने वाले के हो जाता है। Okay, that's great. While preparing for the prelims or mains, you must have made some mistakes. तो वैसे कुछ आप मेंशन करना चाहेंगे कि आगे की एस्पिरेंट्स जो है तो ताकि वो ना करे? मेरी मेजर मिस्टेक प्रीलिम्स में थी। मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए, तो वो मैं बोलती हूँ। उसके अलावा इतना नहीं पता मुझे, इतना मेरे को मॉक्स का ही मैं बोलूँगी कि मॉक्स देने चाहिए, जितने हो सके आप उतने मॉक्स करो, क्योंकि उसके बाद ही आप अपने आप को आँक सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, और मॉक्स दो और उनको एनालाइज़ भी करो। तो मैं मेजर मिस्टेक तो यही बोलूँगी। आपने बोला कि एनालिसिस के बारे में, तो व्हाई डू यू थिंक एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट? एनालिसिस अगर आप नहीं करते हो तो मॉक देने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि मॉक्स में 2 टाइप के क्वेश्चन आएँगे। एक तो जो आपको आते हैं, ऑलरेडी आपके सही हो गए हैं, एक जो आपको नहीं आते हैं। तो अनलेस यू टारगेट कि जो नहीं आते हैं, आप उसको क्यों नहीं आते हैं, आपने वो कवर नहीं किए हैं, या फिर क्या दिक्कत आ रही है? अगर जब तक आप उसकी रूट कोज़ को नहीं एनालाइज़ करोगे, तो आप उसको इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। तो एनालिसिस इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। ओके। सो 2026 में बहुत सारे एस्पिरेंट्स अभी फिर से आईबीपीएस एसओआईटी देंगे, तो उनके लिए कुछ सजेशंस, एडवाइसेस? मेरा पहला सजेशन रहेगा कि मेंस का जो सिलेबस है वो प्रीलिम्स से पहले ही कवर कर लो। ये वेट मत करो कि प्रीलिम्स के बाद करोगे, या फिर प्रीलिम्स अगर क्लियर हो गया तो उसके बाद करोगे, उसके बाद टाइम नहीं मिलता है। थोड़ा पैनिक भी होता है, लास्ट मोमेंट में आपको पैनिक भी होता है कि दूसरों ने कर लिया है, आपने नहीं किया। आप अपने आप को कहीं न कहीं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट भी पाते हो उस टाइम पे। तो अगर आप प्रीलिम्स से पहले अपना कवर कर लोगे सिलेबस, तो वो लास्ट मिनट पैनिकिंग आपकी है जो कम हो जाएगी। सेकंड मैं बोलूँगी कि मॉक दो और उनको प्रॉपर्ली एनालाइज़ करो। ओके। ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन जर्नी ऐसे कौन से स्ट्रॉन्ग हैबिट्स आपने इंक्लूड किया था आपके डेली रूटीन? मेरे स्ट्रॉन्ग हैबिट्स में सबसे पहले मैं अपने सिटिंग आवर्स को बोलूँगी कि मेरे काफ़ी लॉन्ग सिटिंग आवर्स हो जाते थे पढ़ाई के टाइम पे, तो वो एक टाइम के साथ आता है, धीरे-धीरे करके आता है, एकदम तो नहीं आता, बट पहली हैबिट मेरी वो है। दूसरा मेरी अटेंशन टू डिटेल, जो भी अगर मेरे को कोई टॉपिक कवर करना होता है, तो जब तक मैं उसको प्रॉपर्ली समझ ना लूँ, एक होता है कि आप ऊपर-ऊपर से देख लेते हो कि क्या फैक्ट्स हैं, क्या नहीं है। एक होता है प्रॉपर्ली आप दिमाग में कैसे चीज़ें काम कर रही है, कैसे हैं वो चीज़ें। जब तक मेरे दिमाग में सेट नहीं हो जाता ना, कि मेरे को दिमाग को एनालाइज़ नहीं हो जाता कि कैसे है, तब तक मैं छोड़ती नहीं हूँ उसको पढ़ना। तो वो चीज़ मेरे को लगा हेल्प करी, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस इस बार थोड़े एनालिटिकल टाइप के थे मेंस में। तो उस चीज़ का मेरे को लगा कि मेरे को काफ़ी बेनिफिट हुआ है। ओके। सो आपने जैसे कि बोला कि यू यूज्ड टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स फॉर प्रिपरेशन, सो हाउ डिड यू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड? डिस्ट्रैक्शन, पहली बात तो जो भी डिस्ट्रैक्शन अगर आप हटा सको तो हटा दो। जैसे कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, तो डिस्ट्रैक्शन मैंने हटा दी। सेकंड, कोई अगर आपके पास सपोर्ट सिस्टम है, जैसे फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए, अगर आपको कभी भी थोड़ा लो फील हो रहा है या डिस्ट्रैक्टेड फील हो रहा है, आप उनसे बात कर सकते हो।
वॉक पे जा सकते हो। मैं पर्सनली वर्कआउट करना पसंद करती हूँ, मैं वर्कआउट करके अपना माइंड फ्रेश हो जाता है, वो कर लेती हूँ। So, as you have mentioned about your family, so what would you like to say to them? Like, how did they support you? मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा ही सपोर्टिव रही है शुरू से ही। उन्होंने हमेशा ये बोला है कि जो भी तुम्हें करना है, जैसे करना है करो, हम तुम्हारे अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। जैसे कोई भी रात में भी कुछ, जैसे मेरे को पढ़ना है, जो भी करना है, रात में भी अगर मेरे को है कि मेरे को ये बना के दे दो, वो बना के दे दो, वो बना के दे देंगे। तो अब मेरे शेड्यूल के हिसाब से वो अपना शेड्यूल चेंज कर लेते हैं। तो आई वुड से बहुत सपोर्टिव है मेरी फैमिली। Okay. So, before we conclude the whole interview, any 3 tips for the aspirants? पहली टिप तो रहेगी कि काम करो। ओवरथिंकिंग को अपने सारे काम के ऊपर वो मत करने दो। मतलब ये ना हो कि आप ओवरथिंक करते ही बैठ गए हो और आप काम नहीं कर पा रहे हो उसके चक्कर में। ओवरथिंक नहीं करना है, अपने काम पे फोकस करो। दूसरा, मॉक्स दो, जितने दे सको उतने दो और ढंग से एनालाइज करो। तीसरा, अपना सिलेबस टाइम से कवर कर लो। लास्ट मिनट पैनिकिंग में सब खराब हो जाता है। I think we have come to the end of today's discussion. It was a great time, and congratulations, Nikita, Thank you. once again.